हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश यादव और आज हम अपने इस पूरे सब्जेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स या प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं, यूनिट 4 का चैप्टर 8 एक्सचेंज रेट। चैप्टर का नाम क्या है? एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, तो आज हम ये इस लास्ट चैप्टर की बात करेंगे। आपको सारे नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम प्लीज ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से सारे नोट्स वगैरह आपको हार्ड कॉपी दीपाश्री मैम की बुक और क्या बोलते हैं सजेस्टेड रीडिंग्स प्लस ये हैंड रिटन नोट्स ये वाले। ठीक है, ये सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक्सचेंज रेट की। इससे पहले हमने बात कर ली है क्या बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की या बैलेंस ऑफ ट्रेड की। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक्सचेंज रेट। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सचेंज रेट में कि उसका डेफिनेशन की कि एक्सचेंज रेट है क्या। ठीक है, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। यहाँ हम पढ़ेंगे नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट की बात करेंगे। ठीक है, फिर हम नॉमिनल की फिर यहाँ पे पहले तो डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट के। उसके बाद हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट के हम क्या कहते हैं टाइप्स पढ़ेंगे कि फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है एक, और एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है, तो इसकी बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एप्रिसिएशन एंड डिप्रेसिएशन की बात करेंगे कि ठीक है कैसे डोमेस्टिक करेंसी कब स्ट्रांग होती है या कब वीक होती है। ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे। फिर हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करेंगे। पीपी एक थ्योरी है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी हम कवर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रियल एक्सचेंज रेट एंड नेट एक्सपोर्ट की। रियल एक्सचेंज रेट एंड नेट एक्सपोर्ट की बात करेंगे, इनमें इफेक्ट्स की बात करेंगे बेसिकली। ठीक है, सप्लाई और डिमांड के इफेक्ट्स की। फिर हम जे कर्व की बात करेंगे, बताएंगे क्या होता है आगे जे कर्व। फिर हम डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करेंगे कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और लास्ट में डिमांड और सप्लाई के इन दोनों के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ठीक है, और ये लास्ट इसमें हम बात करेंगे फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट, रियल और नॉमिनल एंड नेट एक्सपोर्ट। ये हम बात करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को रियल, नॉमिनल एंड नेट एक्सपोर्ट के बारे में। सिंपल सी बात ये है, हम बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम यदि हमारी बढ़ती है तो एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नेट एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉरेन की इनकम या आउटपुट बढ़ता है तो उससे हमारा एक्सचेंज रेट पे और क्या बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा एक्सचेंज रेट पे, नेट एक्सपोर्ट पे। और यदि फॉरेन का रियल इंटरेस्ट बढ़ता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब की बात करेंगे। तो टोटल इतना पढ़ना है, तो कोशिश करूंगा कि इसी एक ही लेक्चर में क्या थोड़ा सा 1 आवर से ज्यादा क्यों ना हो जाए, इसी में हम कंप्लीट कर सकें इस पूरे चैप्टर को। ये हमारी थोड़ी आज कोशिश रहेगी। ठीक है, चलो फिर शुरुआत करते हैं एक्सचेंज रेट के। एक्सचेंज रेट क्या है? ठीक है, तो देखो एक्सचेंज रेट, देखो एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है? द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज इज डिफाइंड एज द प्राइस, ध्यान रखना, प्राइस एट विच रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री ट्रेड विद रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री या अनदर कंट्री। क्या कह रहा है कि एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज इज डिफाइंड एज, जो प्राइस है बेटा, ठीक है, जिसपे एक रेजिडेंट ऑफ कंट्री मान लो इंडिया एंड ट्रेड विद अदर अनदर रेजिडेंट कंट्री, ठीक है, मान लो यूएसए के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, तो जिस प्राइस पे हम कर रहे हैं उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज रेट। ठीक है, जैसे $1 इक्वल टू, वैसे तो अभी 82.86 है, लेकिन हम ऐसे अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, बस अपना एग्जाम्पल है, इतना उस पर मान लेना कि नहीं अभी 82.86 है, फ्लक्चुएट होता रहता है थोड़ा बहुत, तो हमने 80 मान लिया अपने समझने के लिए। ठीक है, तो $1 इक्वल टू 80 रुपीज है। ठीक है, या फिर $1 इक्वल टू, वो सॉरी, ₹1 इक्वल टू $1/80। ठीक है, या हम सेंट्स में बात करें तो हम कह देंगे वैसे तो 14.9 कुछ सेंट है, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि हाँ ठीक है, ₹1 में 15 सेंट्स है। तो क्या है, इसी को हम कहते हैं एक्सचेंज रेट, कि एक रुपए की भी कितनी कीमत डॉलर में चल रही है। ठीक है, कि कितने रुपए हो जाएंगे $1 में, $1 में कितने रुपए होंगे, तो इन्हीं को हम कहते हैं एक्सचेंज। या इसी को कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, कि आपकी जो करेंसी है उसकी एक्सटर्नल वैल्यू क्या है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट इट इज द प्राइस ऑफ अ करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अनदर करेंसी। कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? कि प्राइस ऑफ अ करेंसी, ठीक है, एक करेंसी की प्राइस एक्सप्रेस की जाए अदर करेंसी में। जैसे ये मान लो 80 रुपीज है, ये हमारी करेंसी है रुपीज, अब इसी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं दूसरे क्या कहते हैं करेंसी में, डॉलर में, मान लो यूएस डॉलर में। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट, जब हम अपनी करेंसी को किसी और करेंसी में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, या वो प्राइस जब हम ट्रेड करते हैं
क्या कहते हैं, एक कंट्री से दूसरे में, तो ट्रेड के समय जिस प्राइस फैक्टर पे करते हैं उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। कि कभी हम डॉलर में कर रहे हैं तो कभी रुपीज में करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट भी समझ गए, जब हम अपनी करेंसी को किसी फॉरेन करेंसी में एक्सप्रेस करते हैं कि जैसे हम कभी कभी कह देते हैं ये $2 का, $2 में आया है, मतलब 160 में है, ठीक है, कि 160 रुपीज की है। जब हम बाहर वाले को बताते हैं तो कह देते हैं $2 में ये चीज ली हमने। ठीक है, तो हम कभी भी क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं दूसरी करेंसी में अपनी करेंसी को, तो उसे हम बोलते हैं एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। अब देखो टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट समझो कि कितने प्रकार के होते हैं एक्सचेंज रेट। तो एक होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, एक होता है रियल एक्सचेंज रेट। क्या होता है, एक होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, एक होता है रियल। नॉमिनल तो सिंपल यही चीज है कि $1 है इक्वल टू 80 रुपीज, तो इसको हम बोलते हैं नॉमिनल, मतलब रेट एट विच पीपल ट्रेड द करेंसी ऑफ वन कंट्री फॉर द करेंसी ऑफ अनदर करेंसी। ठीक है, वन कंट्री करेंसी फॉर द करेंसी ऑफ अनदर करेंसी। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, सही तो लिखा है, रेट एट विच पीपल ट्रेड द करेंसी ऑफ वन कंट्री फॉर द करेंसी ऑफ अनदर करेंसी। अनदर करेंसी लिख दिया है, अनदर कंट्री होगा, सॉरी। ऐसी मिस्टेक कहीं कर रहा हूँ, कल की वीडियो में शायद मैंने एक्सपेक्टेशंस की जगह एक्सेप्शन लिख दिया था। काफ़ी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक हैं, तो ध्यान रख लेना थोड़ा सा। हो जाता है यार, अकेला ही करता हूँ, सारे दिन लगा रहता हूँ इसी सब में। चलो देखो क्या लिखा है, रेट एट विच पीपल ट्रेड द करेंसी ऑफ वन कंट्री फॉर द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हम अपने 80 रुपीज लेके गए, हमें चाहिए डॉलर में, तो हमने $1 ले लिया, तो इसको हम बोलते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट, सिंपल। अब रियल क्या होता है, रियल का यहाँ मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज से। ठीक है, कैसे, रेट एट विच पीपल ट्रेड द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय टू कंट्रीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये एक वर्ड याद कर लेना, टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कहते हैं इसे। इट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सी बात ये है, रियल एक्सचेंज रेट उसे कहते हैं कि यदि हम कोई गुड्स ले रहे हैं, कोई भी कमोडिटी है, कोई माल है, कोई प्रोडक्ट है, हम यहाँ एक ले रहे हैं, ठीक है, एक हम दूसरी कंट्री में ले रहे हैं, तो उनकी जो रियल में वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, या कितना अंतर है, कितना रिलेट है, मतलब जैसे कई लोग आपने देखा होगा अरब में जब आईफोन लेते हो कि अरे वहां तो 30,000 का आ रहा है, हमारे यहाँ वही 140 का आ रहा है। तो ये क्या है, ये हम एक्सचेंज रियलिटी देखते हैं कि एक्सचेंज रेट का रियल कितना है, कि हमारा जो रुपीज है वो इतने में, अरब की जो भी अरब की जो करेंसी है वो उतने में मिल रहा है। या हम फिर उसको चेंज करके देखते हैं, हमारे यहाँ जो 140 लाख का आ रहा है आईफोन, मतलब 1,40,000 का, वही यदि हम अपने रुपीज में चेंज करके वहां देख रहे हैं तो वहां 40,000 का आ रहा है वही फोन, है ना। तो इसको हम बोलते हैं रियल एक्सचेंज रेट, अ रेट एट विच पीपल ट्रेड द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय टू कंट्रीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्म्स ऑफ ट्रेड, या इसी को इसीलिए कहते हैं रिलेटिव प्राइस, कि रिलेटिव प्राइस कितनी है। ठीक है, अब बात करेंगे हम डिटर्मिनेंट्स की। ठीक है, किसकी, डिटर्मिनेंट्स की। ठीक है, इसमें हम बेसिकली रियल और नॉमिनल एक्सचेंज रेट के रिलेशन को समझेंगे। तो देखो पहले तो ये दिया है तुम्हें सीधा रिलेशन, ये आपका ई है वो रियल एक्सचेंज है, देखो ऐसे दिया है, इक्वल टू ई नॉमिनल मल्टीप्लाई प्राइस लेवल ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड प्राइस लेवल फॉर फॉरेनर गुड्स या फॉरेन गुड्स। देखो क्या कह रहा है, यदि ये रियल एक्सचेंज रेट समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा। देखो वो क्या कह रहा है, ई आपका क्या है, ये रियल एक्सचेंज रेट इक्वल टू ई नॉमिनल, यानी कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई बाई इसका रेशियो, प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रियल एक्सचेंज रेट, जब हम नॉमिनल को मल्टीप्लाई करते हैं इसके रेशियो से। ठीक है, हम्म, ठीक है। अब देखो यहाँ लिख दिया मैंने, इक्वल टू क्या, रियल एक्सचेंज रेट, ई नॉमिनल, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, पी क्या है आपकी प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, एंड पी फोर क्या है, प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स। ठीक है, तो रियल एक्सचेंज रेट में यदि आपको लिख के आना पड़ेगा रियल एक्सचेंज रेट क्या है, तो एक तो इस तरीके से समझा देना कि रिलेटिव प्राइस कितनी है। ठीक है, रिलेटिव प्राइस कितनी है, क्वांटिटी कितनी मैटर कर रही है यहाँ से वहां में। ठीक है, तो इक्वल टू आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो, ई नॉम नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई बाय रेशियो ऑफ इसका, इन दोनों का रेशियो। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं दी यहाँ। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। ठीक है, तो प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स अपॉन प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रियल एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब देखो रियल एक्सचेंज रेट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, तो ये जो रियल एक्सचेंज रेट है दो फैक्टर्स पे डिपेंड होगा, एक ई नॉम पे मतलब नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई बाई प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स अपॉन प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स। ठीक है, तो इसके रेशियो पे,
इसे रेशियो भी कह सकते हैं। तो वही चीज यहाँ लिखी है कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करेगा आपका रियल एक्सचेंज रेट, और दूसरा रेशियो ऑफ प्राइस लेवल पे, कि प्राइस लेवल का रेशियो क्या है दोनों का आपस में, ठीक है। अब कहाँ इन्फ्लेशन कितना है, कहाँ कम है, ये चीज डिपेंड करेगी, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट रिलेशन, अब देखो सिंपल सी बात है, इसके इक्वल टू क्या, ई, मतलब आपका रियल एक्सचेंज रेट। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन तो इसके साथ होगा, है ना, और इसके साथ होगा, इसके साथ कैसा होगा, अपोजिट। सिंपल सी बात है, देखो ई इक्वल टू ई नॉम मल्टीप्लाई पी अपॉन, ऐसे लिख दे रहा हूँ P4। अब मेरी बात समझो, मैंने कहा कि डायरेक्ट रिलेशन ई का मतलब रियल एक्सचेंज रेट का डायरेक्ट रिलेशन नॉमिनल एक्सचेंज रेट के साथ है, और आपका किसके साथ है, प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। क्यों, यदि इसकी वैल्यू बढ़ती है या इसकी वैल्यू बढ़ती है तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि न्यूमरेटर में लिखा है। यदि इसकी वैल्यू 2 हो जाए या इसकी 3 हो जाए तो इन दोनों का मल्टी होकर अल्टीमेटली किसकी वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी आपकी इसके रियल एक्सचेंज रेट की। इसलिए इसको बोलते हैं कि इनका डायरेक्ट रिलेशन है आपका ई नॉम के साथ, मतलब के नॉमिनल एक्सचेंज रेट के साथ, और प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। लेकिन ये डिनोमिनेटर में लिखा है, यदि इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी ओवरऑल कम हो जाएगी, तो मतलब ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपकी नॉमिनल एक्सचेंज रेट की क्या हो जाएगी, वो रियल एक्सचेंज रेट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रियल एक्सचेंज रेट की क्या हो जाएगी, कम। इसलिए इसको बोलते हैं कि इनवर्स रिलेशन है रियल एक्सचेंज रेट का आपका फॉरेन प्राइस लेवल से, ठीक है। यदि हमने यहाँ पे नॉमिनल बोल दिया हो तो मिस्टेक हो गई है, ये रियल है, ठीक है, रियल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो वही चीज सिंपल सी लिखी है कि दो चीजों पर रियल एक्सचेंज रेट डिपेंड करेगा, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, रेशियो प्राइस लेवल। डायरेक्ट रिलेशन किससे होगा उसका, नॉमिनल एक्सचेंज रेट से और प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड से। इनवर्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में लिखा है तो इसकी वैल्यू यदि बढ़ती है तो इसकी कम हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे कि इसका रिलेशन कैसा है, इनवर्स, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम रीराइट करते हैं, नॉमिनल की फॉर्म में लेके आते हैं, क्योंकि हमने नॉमिनल और पढ़ना है आगे। तो इसी इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या करते हैं, इसकी फॉर्म में लेके आते हैं, ई नॉम की फॉर्म में। देखो ये थी आपकी ई नॉमिनल एक्सचेंज रेट पी अपॉन P4, ठीक है, ये है। अब इसकी फॉर्म में लाना है तो इसको यहीं रखो, इसको इधर भेज दो, इन दोनों को। तो ये कहाँ चले जाएगा, न्यूमेरेटर में। तो ई नॉम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई पी फॉरेनर वाला, मतलब प्राइस लेवल ऑफ फॉरेन गुड्स अपॉन डोमेस्टिक गुड्स। तो ये ई नॉम की फॉर्म में आ जाएगा, वही यहाँ लिखा है इक्वेशन 2 में, ठीक है। मैंने अब क्या होगा, अब वही चीज जैसे हमने यहाँ बात की वैसे ही हम यहाँ बात करेंगे कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट किस किस पे डिपेंड करेगा। तो एक तो ई पे करेगा आपका, मतलब कि रियल एक्सचेंज रेट पे करेगा करेगा और दूसरा रेशियो पे करेगा, कि प्राइस लेवल इन टू कंट्रीज या रेशियो ऑफ बहुत कंट्रीज, ठीक है, इनके रेशियो पे डिपेंड करेगा। अब फिर जैसे हमने डायरेक्ट रिलेशन की बात की, ऐसे हम यहाँ बात करेंगे कि डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होगा, एक तो ई के साथ, एक P4 के साथ, मतलब कि प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स का। और इनवर्स रिलेशन आपका नॉमिनल किसके साथ होगा, नॉमिनल का प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स का, ठीक है। तो ये इतनी सी बात समझ में आई। अब देखो आई कि नहीं आई, अब इसे हम परसेंटेज में लिखते हैं इसी चीज को, ठीक है, इसी चीज को हम परसेंटेज में लिखते हैं। तो मैं ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन ई नॉमिनल, मतलब कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल एक्सचेंज रेट इक्वल टू, लिख सकते हैं ना, मैथ इतना तो आता ही होगा, परसेंटेज में लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ए ई क्या है आपका, रियल एक्सचेंज रेट, तो परसेंटेज चेंज इन रियल एक्सचेंज रेट प्लस प्लस क्या हो जाएगा, P4 क्या है, परसेंटेज चेंज इन फॉरेन गुड्स माइनस परसेंटेज चेंज इन आपका डोमेस्टिक प्राइस लेवल ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। ऐसे लिख सकते हैं, बताओगे नहीं। इसी इक्वेशन 2 को हम रीराइट करके, इक्वेशन 2 को रीराइट करके लिख सकते हैं ऐसे कि परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल क्या बोलते हैं एक्सचेंज रेट, परसेंटेज चेंज इनटू रियल एक्सचेंज रेट प्लस परसेंटेज चेंज इनटू, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इनका डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब पॉजिटिव रिलेशन है, तो पॉजिटिव हो गया परसेंटेज। और ये इसका क्या है, नेगेटिव रिलेशन है नॉमिनल के साथ, तो ये हमने नेगेटिव बना दिया, यहाँ माइनस का साइन बना दिया। ये आपकी इक्वेशन हो गई थर्ड। अभी इसको दे दो पॉज, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम इसको डराइव करेंगे आगे जाके, ठीक है। अभी इतना यहाँ पॉज दे दो, इससे इतना समझ में आ जाए। वही चीज हमने यहाँ लिख दी है, चेंज इन नॉमिनल एक्सचेंज रेट, चेंज इन रियल एक्सचेंज रेट फॉरेन, इसी को देखो परसेंटेज चेंज इन, इसको इन्फ्लेशन रेट यहाँ लिख दिया है। सिंपल सी बात है, इन्फ्लेशन हमने बताया था क्या होता है इन्फ्लेशन पिछले यूनिट में, तो हमने बात की थी इन्फ्लेशन क्या होता है आपका, ओवरऑल प्राइस लेवल का इंक्रीज होना। तो वही लिखा है P4 क्या था आपका, प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स, तो वही मैंने लिख दिया कि इन्फ्लेशन रेट ऑफ फॉरेन फॉरेन कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट। और ये आपका P क्या था, डोमेस्टिक, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डोमेस्टिक कंट्रीज इन्फ्लेशन रेट पाई, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इतनी सी बात को दे दो यहाँ विराम, ठीक है। वही चीज फिर से लिख दिया मैंने, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अब ये जो नॉमिनल है आपका और ये क्या है, ये आपका क्या है, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, ठीक है, मतलब ये वाली चीज,
तो इनका इनवर्स रिलेशन है क्योंकि माइनस है। यदि इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और यदि इसकी बढ़ती है तो इसकी कम होगी। यदि इसकी कम होती है आपकी इन्फ्लेशन रेट की, डोमेस्टिक की, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे यदि 10 लिखोगे तो ओवरऑल इसकी कम है, अब यहीं 5 कर दोगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं हो जाएगी। तो वही चीज़ लिखी है कि दिस इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एंड नॉमिनल एक्सचेंज रेट। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट इफ अ कंट्री हैज हाई इन्फ्लेशन रेट रिलेटिव टू द फॉरेन कंट्री देन इट विल लोअर द नॉमिनल एक्सचेंज रेट। क्या कह रहा है समझो। देखो इस चीज को अच्छे से समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, पूरा तरीके से समझते हैं, फिर उसको किधर लिखता हूँ, कहाँ लिखूँ यार, कोई जगह ही नहीं छोड़ी। चलो इधर लिखते हैं, ठीक है। इधर हम दो कंट्री लेते हैं, मान लो एक इंडिया लिया मैंने और एक हम लेते हैं यूएसए, ठीक है, यूएस ले लिया। अब मान ली मैंने कि अभी वैल्यू इनकी ₹1 इक्वल टू $1 है, ठीक है। $1 मैंने मान लिया कि अभी ये वैल्यू है कि 1:1 का इनका सिस्टम है आपस में करेंसी का, कि ₹1 इक्वल टू $1 है, मैंने ये मान लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नीचे क्या लिखा है कि इफ अ कंट्री हैज हाई इन्फ्लेशन रेट, मान लो इसका इन्फ्लेशन बढ़ गया डोमेस्टिक कंट्री का, तो ओवरऑल नॉमिनल क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही तो है, यदि इसकी वैल्यू 10 हो गई, 20 हो गई और बढ़ गई तो ये कम हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव का साइन बना है। इसी चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। ये मैंने क्यों कहा, ये तो हमने माइनस से समझ लिया, इस फॉर्मूले से समझ लिया एक तरह से, लेकिन अब रियल में कैसे होता है वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना हम यहाँ से निकल जाते। लेकिन ये चीज तो मैं थोड़ी सी समझा देता हूँ कि इट मीन्स दैट इफ अ कंट्री हैज हाई इन्फ्लेशन रेट रिलेटिव टू फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंट्री से हमारा हाई इन्फ्लेशन रेट है, इसका मतलब क्या, लोअर द नॉमिनल एक्सचेंज रेट, कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होगा, कम होगा। अब इसी को हम समझ रहे हैं, ठीक है। मान लो 1:1 था, अब क्या हुआ, इस समय यदि हम कोई भी प्रोडक्ट इधर से उधर परचेज या सेल कर रहे हैं तो हम ₹1 देते हैं, $1 का हो जाता है, या $1 से लेते हैं, ₹1 का हो जाता है। अब यदि हम मान लें आगे जाके इंडिया में आ गया इन्फ्लेशन, ठीक है, इंडिया में क्या हुआ, थोड़ी सी महंगाई आ गई, किसी भी वजह से क्या हुआ, थोड़ी सी महंगाई आ गई। अब जब यहाँ पे इन्फ्लेशन आएगा, जब यहाँ क्या आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, तो इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ के जो प्रोडक्ट्स होंगे या गुड्स एंड सर्विसेज होंगे उनकी प्राइस बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं, उनकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जब इनकी प्राइस बढ़ जाएगी तो इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, ठीक। अब जब ये चीज एक्सपोर्ट करेंगे तो महंगा बिकेगा, जो भी ये एक्सपोर्ट करेंगे। अब मान लो ये यूएस खरीदना चाह रहा है, लेकिन अब ये क्या हो गया, महंगा हो गया है। जो चीज ₹1 की थी अब वो इनकी ₹10 की है, इन्फ्लेशन की वजह से मान लिया मैंने, क्या हुआ, महंगी हो गई है। अब यूएस यूएस क्या करेगा, यूएस यदि खरीदना चाहेगा तो मान लो ये ₹10 की चीज हो गई अब महंगाई की वजह से, अब इन्हें $10 देने पड़ेंगे यदि 1:1 का इनका रेशियो है तो। लेकिन यूएस कहेगा ये तो यार गलत बात है, तो पैरिटी की बात कहाँ है। तो फिर एक कॉन्सेप्ट होता है पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी, ठीक है, इसका यूज किया जाता है ताकि दोनों का रिलेशन सही बना रहे, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, यूएस परचेसिंग पावर पैरिटी का यूज करके इसकी रिलेटिव वैल्यू निकालेगा कि हमें कितने देनी चाहिए, और इस समय होता है यूएस आगे हो जाता है, इसकी जो करेंसी होती है ये पावरफुल हो जाती है, और इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जो करेंसी होगी वो क्या होगी, थोड़ी डाउन हो जाएगी। इस वजह से बल्कि ये कम अपना पैसा खर्च करके हमारी ज्यादा प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। मान लो यदि इंडिया में 5% इन्फ्लेशन आ गया इसके रिलेशन में, इसका यदि 0 है मतलब 1 है तो इसका 5% हो गया, ठीक है। तो अब ये जब ₹1 हमारा खरीदेगा तो इसको सिर्फ पता कितना डॉलर देना पड़ेगा, 0.9, ठीक है, मतलब कम देना पड़ेगा। ये पीपी का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसकी वजह से समझ में आएगा, आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी। अभी के लिए इतना याद कर लो, हाँ कुछ कॉन्सेप्ट था जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में क्या होगा, ये महंगा पड़ेगा, तो कम करने के लिए कुछ प्रोसीजर लगाता है जिसको पीपीटी कहते हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी। और वहां से हम इस चीज को समझते हैं कि किस तरीके से हम कम होते हैं, और बल्कि हमारी जो करेंसी है डोमेस्टिक करेंसी उसकी वैल्यू और कम हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, थ्योरेटिकल वे में यहाँ लिखी है, और ये समझाने के लिए मैंने कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये याद रखना है इनका रिलेशन, ई जो आपकी नॉमिनल है ये आपका कम होगा यदि आपके में इन्फ्लेशन आपकी ज्यादा है, ठीक है। डोमेस्टिक कंट्री की यदि इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होगा, कम होगा। ये यहां से याद रख लेना, आगे काम आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट की, किसकी, टाइप्स ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो इसके नॉमिनल एक्सचेंज रेट के टाइप्स को समझने से पहले हम थोड़ी से बैकग्राउंड की बात करेंगे और हम चलेंगे 1944 में।
ठीक है। 1944 में जब एंड हुआ था वर्ल्ड वार सेकंड का, कहोगे हिस्ट्री कहाँ से पढ़ा दी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सुन लो। ठीक है, 1944 में जब वर्ल्ड वार की एंडिंग वेंडिंग हो रही थी, उसके बाद एक क्या कहते हैं, जो भी मैन आदमी थे, ऐसे समझ लो, कौन सी हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, एक्सचेंज रेट को फिक्स करने की कोशिश की। तो उस समय 44 नेशंस एक साथ आए। ठीक है, ब्रेटन वुड्स में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बात की गई कि हम अपने एक्सचेंज रेट को फिक्स करेंगे। ऐसा नहीं कभी $1 इक्वल मतलब $1 में $80 हो रहे हैं, कभी $1 में $90 हो रहे हैं, तो ये नहीं, हम फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड मीडियम निकाला जिसको हमने बोला गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। क्या बोला? गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। कहा कि ये फिक्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, कि हम जो भी अपनी करेंसी है उसकी वैल्यू को फिक्स करेंगे गोल्ड की टर्म में। मतलब ये कैसे होता था, यदि आपके मान लो $1 इक्वल टू, मान लो मैंने 1 ग्राम कह दिया, 1 ग्राम गोल्ड लगेगा भाई साहब। $1 इक्वल टू क्या, आपका 1 ग्राम गोल्ड है। यदि आपके पास मान लो 4 ग्राम गोल्ड है, अब ठीक है, आप सेंट्रल बैंक जाओगे तो आप $4 उनसे ले सकते हो। ठीक है, या फिर आपके पास $4 हैं और आप सेंट्रल बैंक जाते हो तो आप 4 ग्राम वहां से गोल्ड ले सकते हो। इसी को हम बोलते थे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। तो हमने क्या किया था, फिक्स की थी एक वैल्यू अपने करेंसी की गोल्ड की फॉर्म में। हमने मान लिया कि 1 ग्राम को $1 हमने माना, उस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये कहा गया था, लेकिन हम जो परचेज करेंगे या सेल करेंगे वो हम US डॉलर में करेंगे। ठीक है, लेकिन जब US डॉलर डिसॉल्व हुआ, आपको पता है रेसेशन का टाइम आया था बहुत ही तगड़ा वाला 1971 में, आपने पिछले सेमेस्टर में भी ये बात पढ़ी होगी। यूएस के अंदर काफी बड़ा रिसेशन आया था, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, इन्फ्लेशन बहुत हो गया था, इनका जो डॉलर था उसकी वैल्यू बहुत बेकार हो गई थी, बहुत कम हो गई थी, मतलब मार्केट में, फॉरेन मार्केट में। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट में। तो इस चक्कर में क्या हो, जब इनकी वैल्यू डिसॉल्व हो गई या बहुत बेकार हो गई, डी वैल्यू भी कह सकते हैं इसको, डी वैल्यूड हो गई थी। ठीक है, बहुत कम वैल्यू रह गई थी डॉलर की। तो अब यार इसको फिक्स करते थे हम कि US डॉलर के साथ, तो हम फिक्स करने की कोशिश करते थे कि उसकी कम हो रही तो हम अपनी कम करेंगे, उसकी ज्यादा है तो हम अपनी ज्यादा करेंगे, फिक्स करने की कोशिश करते हैं ना एक्सचेंज रेट को। तो हमारी भी हालत खराब हो जाती क्योंकि उसकी तो वैसे ही बेकार हो चुकी थी। ठीक है, तो फिर लोगों ने क्या किया, वहां पे एक मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर की, जो भी पावर, यूएस तब वैसे भी लीडिंग पावर में आ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो वहाँ एक मीटिंग हुई स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन में, वाशिंगटन DC में। ठीक है, इस जगह यूएस जब डिवैल्यूड हो गया था उसके बाद, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपने अपने एक्सचेंज रेट के टाइप्स बना लिए। एक उसमें था फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और एक था आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, कुछ लोग अपना फ्लक्चुएट करने लगे एक्सचेंज रेट को, US डॉलर से डिपेंडेंट नहीं रहे, इंडिपेंडेंट हो गए खुद पे। ठीक है, कुछ लोगों ने फिक्स्ड रेट पे अपने आप को डिपेंड कर लिया, चाहे वो फिर यूएस की डॉलर की करेंसी हो या कोई और करेंसी हो, उस पर फिक्स किया। तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे एक्सचेंज रेट हो गए। पहले हमने फिक्स करने की बात की थी 1944 में, बट 1971 में क्या हुआ, ये डिवैल्यू हो गया US डॉलर। इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल कंट्रीज अडॉप्ट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो कई लोगों ने क्या किया, एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग की तरीके से, ये मार्च 1973 की बात है। ठीक है, इस समय लोगों ने क्या कर लिया था, 1971 में कॉन्फ्रेंस हुई थी, 1973 में ये लोगों ने ऐसे अपना लिया था। ठीक है, अडॉप्ट कर लिया था। तो हम बात करेंगे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की, या इसी को हम फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं। ये फ्लेक्सिबल है, मतलब कि इनकी जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। आपने भी कई बार देखा होगा कि $1 इक्वल टू अभी ₹80 हो गए, कि $1 इक्वल टू 86 हो गए, तो ये क्या फ्लक्चुएट हो रही है ना। तो वो चीज कह रहा है कि फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सटेंड, नाम से समझ यार, फ्लेक्सिबल है, कहीं इधर कहीं उधर, या फ्लोटिंग, नाव नहीं होती, कभी तेज कभी स्लो फ्लोट कर रही है ना। तो वही चीज है, ये करेंसी क्या करने लगती है, फ्लक्चुएट करने लगती है इन रेस्पेक्ट टू चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन। ये डिपेंड होगी इकोनॉमिक्स कंडीशन पे या मार्केट फोर्स की कंडीशंस पे, मार्केट में डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। ठीक है, करेंसी की, तो उस पर डिपेंड करेगा। हम डिमांड और सप्लाई बाद में पढ़ेंगे, फिर इक्विलिब्रियम भी पढ़ेंगे, अभी के लिए याद कर लो सिर्फ। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। इसी को हम फ्लेक्सिबल भी कहते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, और इसी को हम क्या और बोलते हैं, मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। ये मार्केट डिटरमाइन करता है इसको डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डिटरमाइंड बाय अनरेगुलेटेड फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वही बात मैंने कहा अभी कि ये जो फ्लक्चुएट होता है करेंसी में, वो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस की वजह से होता है। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवीन करती है इसके अंदर पीरियडिकली टू मेक श्योर दैट एक्सचेंज रेट मूवमेंट आर इन ऑर्डर, ताकि एक्सचेंज रेट थोड़ा उसमें ऑर्डर में बना रहे, इसलिए गवर्नमेंट भी अपना इंटरवीन करती है, जो भी डोमेस्टिक कंट्रीज की गवर्नमेंट होती है वो। ठीक है, इसके मेरिट्स क्या है फ्लक्चुएट के, या फिर हम कहेंगे फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग या फिर मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट के फायदे क्या है, हमने ये क्यों अपनाई एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो इट अलाउस मॉनेटरी पॉलिसी टू अटेन गोल्स। देखो इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात इतनी समझो, इसमें क्या है, फ्लक्चुएट हो गई है, हम डिपेंडेंट नहीं है किसी और डॉलर पे,
सिंपल। ठीक है, हम किसी और पे डिपेंड नहीं, हम अपनी, इससे क्या होगा, इससे फायदा जब हम किसी और पे डिपेंड नहीं होते तो हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी का अच्छा सा यूज कर सकते थे, ताकि हम कोई भी गोल अचीव करना है हमें, ठीक है, कोई डोमेस्टिक कंट्री चाहती है तो वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करके क्या कर सकती है, प्राइस को स्टेबलाइज कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकती है, मनी की सप्लाई को कम ज्यादा कर सकती है। ठीक है, जैसे वो चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम ज्यादा कर सकती है। तो कोई भी गोल उसको क्लियर करना है तो उसका इसमें वो अच्छे से कर सकती है। ठीक है, कंट्रीज टू फॉर्मुलेट देयर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, वही बात, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या कर सकता है, अपने मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को फॉर्मुलेट कर सकता है। वही सब लिखा है, पढ़ लेना, डोमेस्टिक पॉलिसीज वगैरह। ठीक है, एम्पेरिकली एम्पेरिकली द अमाउंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड हैज इंक्रीज अंडर फ्लोटिंग, ऐसा भी कहा जाता है यदि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, कि जब हम फ्लक्चुएट या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सचेंज वर्ल्ड ट्रेड के अमाउंट को भी इंक्रीज करते हैं, वर्ल्ड में जो ट्रेड है उसको भी हम इंक्रीज करते हैं अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, प्रोवाइड स्मूथ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म फॉर करेक्टिंग डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री कंसर्न। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसमें हमने ट्रांजेक्शन्स की बात की थी, रिसीट और पेमेंट किया ना दोनों तरफ से, तो उसमें यदि कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, डिसइक्विलिब्रियम पाया जा रहा है, तो हम इसके थ्रू, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के थ्रू स्मूथली उसमें एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक्सचेंज रेट या तो हम डिप्रेसिएशन के थ्रू करते हैं या एप्रिसिएशन के थ्रू। इसको हम आगे बताएंगे कि डिप्रेसिएशन क्या होता है और एप्रिसिएशन क्या होता है। सिंपल सी बात यह है, एप्रिसिएशन होता है जहाँ पे हमारी जो क्या कहते हैं, स्ट्रांग हो जाती है कंट्री की करेंसी, जिसकी भी हम बात करें, यदि यूएस की बात करें तो उसकी, और डिप्रेसिएशन में हमारी वो वीक हो जाती है। ठीक है, आगे बताऊंगा इसके बारे में, अभी दिल पे मत लो इतना। डीमेरिट्स क्या है इसके, लिखने को मैं तीन चार और भी लिख सकता था, लेकिन सबसे बड़ा इसका जो डीमेरिट है वो यही है, इंस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी। क्या होती है, स्टेबलाइज नहीं रहता है इसमें। ठीक है, बार बार फ्लक्चुएट कर रही है, हम सही से मीजर नहीं कर पाते हैं कभी कि डॉलर कितना चल रहा है अभी हमारे रुपीस के अकॉर्डिंग, या डॉलर में हमारे रुपीस कितने होंगे, तो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो स्टेबिलिटी नहीं रहती, तो हम कहते हैं इंस्टेबिलिटी है। अनसर्टेनिटी रहती है मार्केट के अंदर। ठीक है, जिस वजह से काफी दिक्कतें आती हैं, वाइड फ्लक्चुएशंस इन ईच रेट, एक्सचेंज रेट, हैम्पर फॉरेन ट्रेड, इसकी वजह से फॉरेन ट्रेड में अब आपको यही मेजर नहीं कर पा रहे कितने में सेंट यूरो इक्वल टू कितने रुपए हुए, कितने डॉलर हुए, तो ये थोड़ा फ्लक्चुएट होने के चक्कर में कभी कभी फॉरेन ट्रेड भी थोड़ा सा गड़बड़ होता है। ठीक है, कैपिटल मूवमेंट्स इन कंट्रीज, ये सब थोड़ी थोड़ी सिचुएशन गड़बड़ होने लगती हैं, क्योंकि वहां पे हमारी मनी क्या कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है इस वजह से। ठीक है, ठीक है, करेंसी में जो फ्लक्चुएशंस वगैरह आने लगेगा, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पे भी पड़ेगा, बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, मतलब करेंगे इन द सेंस जब इन्हें सही से मेजरमेंट नहीं पता होगा, कैलकुलेशन नहीं पता है कितना फायदा होगा हमारा कितना घाटा, तो इन्वेस्टमेंट पे भी असर पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह यहाँ लिख सकते हो तुम लिखने के लिए कि इंटरनेशनल ट्रेड पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आएगी, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब हम बात करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की, अभी हमने बात की फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग की, इसी को हम बोलते हैं मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। अब हम बात करेंगे आपकी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की, किसकी, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। आई थिंक ये चैप्टर काफी बड़ा हो जाएगा यदि कंप्लीट करने की कोशिश की मैंने एक ही वीडियो में। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करेंगे हम कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है, डोंट चेंज विद चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन, ये इकोनॉमिक कंडीशन या मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होता, तो इसको हमने नाम ही से समझा रहा फिक्स। ठीक है, तो कोशिश की जाती है फिक्स करने की, यदि हम यूएस डॉलर को मान लिया अपना, तो ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगा अपना रुपए यूएस डॉलर के बराबर चलता रहे। ठीक है, या कोई रेशियो है 1:2, 1:3 या 2:4, जो भी है, मतलब उस रेशियो में मेरा लगातार चलता रहे। लेकिन ये हमेशा चल नहीं सकता, ये सिर्फ तभी चल सकता है जब, क्या बोलते हैं, हमने लिखा होगा यहाँ कहीं, लिखा नहीं है क्या, हाँ ये चीज, इट मेंटेन्स ओनली बिटवीन टू कंट्रीज सिमिलर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हो। ठीक है, कब कर सकते हो आप फिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी आप दोनों देशों की सेम हो, सिमिलर इकोनॉमिक कंडीशंस हो, तभी आप फिक्स कर सकते हो, वरना थोड़ा बहुत चेंज तो होता ही रहता है। ठीक है, तो मेरिट्स क्या क्या है इसके, पहले तो जो इसमें डीमेरिट्स थे वो इसमें मेरिट्स हो जाएंगे, कि रिमूव अनसर्टेनिटी, फ्लक्चुएशंस, इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी लिख दो, इसको रिमूव करेगा क्योंकि यहाँ फिक्स एक्सचेंज रेट, तो इसको इंस्टेबिलिटी एक बार याद करना है आपको। देखो ये चीज जो मैंने यहाँ लिखी है वो यहाँ पे मेरिट्स में लिख देंगे। क्रिएट इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, ये सब क्रिएट कर सकते हो आप अच्छे से, क्योंकि फिक्स्ड है तो इतना कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक्सेसिव ग्रोथ इन मनी सप्लाई, ठीक है, मनी सप्लाई में एक्सेसिव ग्रोथ रुकेगी, मेरिट है, रुकेगी, क्योंकि आपको क्या है, इसके साथ डॉलर को यदि आपने मान लिया है कि डॉलर के अकॉर्डिंग हमें रखना है, अपना स्टेबिलिटी बना के रखनी है उससे,
तो आप क्या करोगे, मनी सप्लाई नहीं ज्यादा बढ़ा सकते ना कम कर सकते हो, उसके बराबर रखने की कोशिश करोगे रेशियो में, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे, सिर्फ मेंटेन करोगे एक्सचेंज रेट को, कि हमारा एक्सचेंज रेट जो है यदि मान लो $1 में 3 रुपए है, तो हम वही फिक्स करने की कोशिश करेंगे, मनी की सप्लाई तभी बढ़ाएंगे जब लग रहा है कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हम वही मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर ये मेरिट है। सिंपलर टू इम्प्लीमेंट करना बड़ा सिंपल है, क्योंकि बार बार फ्लक्चुएट नहीं हो रहा, मेजर करने की कोई दिक्कत नहीं है, तो इम्प्लीमेंट करने में सिंपल रहेगा, ठीक है। इट मेंटेन ओनली, हाँ ये मैंने बता ही दिया, ठीक है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बहुत कम ही मेंटेन हो पाता है, और मेंटेन तभी हो सकता है जब आपकी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एक जैसी हो, सिमिलर इकोनॉमिक कंडीशंस हो तब, ठीक है। डीमेरिट्स क्या क्या है इसके फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के, तो उसमें जो मेरिट्स थे यहाँ डीमेरिट्स हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट्स द ऑब्जेक्टिव हैविंग फ्री मार्केट, ठीक है। यहाँ पे डीमेरिट तो वहाँ फ्री मार्केट था, डिमांड सप्लाई सब फ्री मार्केट में चल रहा था, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्स होगा इसके बीच में, ठीक है। कंट्रीज विद डिफिशिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रन डाउन, यदि कोई देखो यहाँ मेरिट में लिखी है ये बात मैंने शायद, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम होगा तो हम उसको स्मूथ एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कंट्रीज में यदि कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिशिट होता है तो क्या होगा, रन डाउन दियर स्टॉक्स एंड गोल्ड एंड फॉरेक्स, ठीक है। उनका जो भी गोल्ड रिजर्व है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें डिफिसिट हो गया तो वो रन डाउन होता चला जाएगा। मे बी डिवैल्यू देयर करेंसी, उनको अपनी वैल्यू की वैल्यू है जो करेंसी मतलब जो डिवैल्यू हो जाए उसकी वैल्यू कम हो जाए उनकी करेंसी की, या सरप्लस इन बैलेंस इन्फ्लेशन भी हो जाएगा, यदि बैलेंस सरप्लस है तो इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। दो चीजें और यहाँ, अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन, यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं होता जैसे फ्लक्चुएट की तरह, यहाँ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जैसे मान लो यदि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट आपका $1 इक्वल टू 1 रुपी है, तो अंडर वैल्यूएशन का मतलब $1 इक्वल टू 0.95 रुपीज हो गए, और ओवर वैल्यूएशन का मतलब ओवर हो गई, तो यदि $1 इक्वल टू 1 रुपी है, यहाँ पे 1.5 रुपी हो गया, $1 इक्वल टू, ठीक है। तो इसको अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी कहते हैं, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर डिमेरिट है, क्योंकि यहाँ पे यही होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम कह नहीं रहे हमेशा नहीं हो पाता है सेम, ये दो कंडीशन है जब सेम हो सकता है, वरना कहाँ सेम हुआ, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, ठीक है। ज्यादातर लोग हैं जैसे अपना इंडिया ही है तो वो इसका यूज ना करके फ्लोटिंग का यूज करता है, फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग का, ठीक है। काफी ज्यादा देश उसी का यूज करते हैं, ठीक है। इन्हीं का एक डिफरेंस लिखा है, मे भी एग्जाम में आ सकता है कि फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में अंतर क्या है, तो दो तीन डिफरेंस में लिखे, जैसे ऑफिशियल फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और एनी अदर करेंसी। फिक्स्ड में क्या है, हम ऑफिशियल फिक्स करके रखते हैं, चाहे गोल्ड हो या US डॉलर की करेंसी हो या किसी और गवर्नमेंट की करेंसी हो, उसके रेशियो या प्रोपोर्शनेट में हम फिक्स कर लेते हैं हमारा रुपए या हमारी करेंसी इतनी रहेगी, ठीक है। फ्लेक्सिबल में ऐसा नहीं होता, फ्लेक्सिबल डिमांड और सप्लाई से चलती है, डिमांड और सप्लाई क्या है फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट के अंदर, ठीक है। कंप्लीट, यहाँ थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो दिल पे मत लिया करो, ठीक है। कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल एज ओनली गवर्नमेंट हैज द पावर टू चेंज इट, ठीक है। फिक्स्ड में क्या है, कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल एज ओनली गवर्नमेंट हैज पावर टू चेंज इट, ठीक है। पावर यहाँ पे गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है इस पे, ठीक है। वो प्रोपोर्शन में लाना है, कम करना है, ज्यादा करना है, गवर्नमेंट का, यहाँ नहीं होगा, यहाँ मार्केट डिपेंड करेगा, तो मार्केट में डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, तो यहाँ मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करेगा आपका फ्लेक्सिबल के अंदर, तो फ्लक्चुएट होगा फ्रीली अकॉर्डिंग टू क्या होगा, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज्यादा होगा। एक्सचेंज रेट रिमेन्स स्टेबल, एक्सचेंज रेट क्या होगी, रिमेन्स स्टेबल रहेगी, ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड है तो स्टेबल तो रहेगी, ओनली स्मॉल वेरिएशन हो सकता है जिसको मैंने बता ही दिया है, ओवर वैल्यूशन या अंडर वैल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे कीप्स ऑन चेंजिंग, यहाँ लगातार फ्लक्चुएट होती रहेगी, कभी कितनी भी हो रही है, $1 इक्वल टू या गोल्ड की वैल्यू के बराबर नहीं है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी खुशी कभी गम, क्या बोल रहा हूँ, अच्छा ठीक है हाँ। तो आगे बात समझे, थोड़े बहुत और टर्म्स हैं इनको समझ लो, जैसे एक मैनेज फ्लोटिंग है, मैनेज फ्लोटिंग में क्या हाइब्रिड सिस्टम होता है जिसमें हम फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड दोनों का यूज करते हैं, तो उसे हाइब्रिड सिस्टम कह देते हैं। डर्टी फ्लोटिंग होता है, डर्टी फ्लोटिंग में क्या होता है, कोई भी एक कंट्री अपनी करेंसी को मैनिपुलेट कर देती है, मतलब आपने वैल्यू कम, मान लो यही है कि हमने किसी और गवर्नमेंट की करेंसी को मान के रखा है अपना, कि ठीक है इसकी प्रोपोर्शनेट में हम अपनी फिक्स करके रखेंगे, अब वो कंट्री क्या कर रही है, वो कंट्री एकदम अपनी उसने बढ़ा दी, मतलब ज्यादा पैसा छाप दिया, इन्फ्लेशन में चला गया, और वो चाहता है कि मतलब दूसरी कंट्री पे कुछ ना कुछ गलत इंपैक्ट पड़ेगा, यदि ऐसा कुछ वो करता है अपनी करेंसी के साथ, ठीक है, तो उसको कहते हैं मैनिपुलेटेड डर्टी फ्लोटिंग। स्पेकुलेटिव अटैक्स होते हैं, अनुमान लगाने के लिए, सिचुएशन चेंज इन्वेस्टर्स परसेप्शन। स्पेकुलेटिव अटैक क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है उसका परसेप्शन ही चेंज कर देना, कोई इन्वेस्टर है कोई चाहता है इंडिया में इन्वेस्ट करना, लेकिन स्पेकुलेटिव अटैक के थ्रू क्या करते हैं, उसका परसेप्शन ही चेंज कर दिया हमने। करेंसी बोर्ड होता है, करेंसी बोर्ड क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है जिस जगह आपका दोनों तरीके के क्या होते हैं, मनी होती है, आपकी डोमेस्टिक करेंसी और एंकर करेंसी, एंकर का मतलब दूसरी करेंसी फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो उनको फिक्स्ड रेशियो में हम रखते हैं, एक जगह होती है, एक अरेंजमेंट होता है उसमें, ठीक है।
ठीक है, जैसे हांगकांग रखता है तो हांगकांग का और एंकर करेंसी हो गई उनकी मान लो यूएस डॉलर, और हांगकांग की करेंसी एच के डी जो भी होती है उनकी डॉलर, ठीक है, हांगकांग डॉलर। तो उनको रिजर्व करके रखा, एक तरीके से अरेंजमेंट करके रखा, तो उसको करेंसी बोर्ड कहते हैं। डॉलराइजेशन ये अपनी खुद की करेंसी को छोड़ के आप ऑफिशियली यूएस डॉलर को अपना लो कि यही हमारी आज करेंसी है हमारी अब देश की। तो ठीक है, उसको देखो लिखा है डोमेस्टिक करेंसी अबंडेंट, मतलब गिव अप कर देना, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू यूएस डॉलर। उसको किस में कन्वर्ट कर लेना, यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर लेना कि हाँ अब हमारी ऑफिशियल करेंसी क्या है, यूएस डॉलर है। तो इसको हम बोलते हैं डॉलराइजेशन। ठीक है, छोटी छोटी टर्म थी जो मैंने बता दी आपको। अब हम बात करेंगे एप्रिसिएशन की एंड डिप्रिसिएशन की। किसकी? एप्रिसिएशन है, ये एप्रिशिएट नहीं है, एप्रिसिएशन है, लेकिन हाँ वैसा ही वर्ड है थोड़ा सा, और क्या कहते हैं उसी से ही बनाया एक तरीके से। और ये डिप्रिसिएशन, एक एक करके समझो एप्रिसिएशन है क्या। पहले हम नॉर्मल भाषा में आपको बता दूं एप्रिसिएशन है क्या। मान लो कैसे, हाँ ठीक है, मान लो $1 है, ठीक है, इक्वल टू हम कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ले रहे हैं, अल्फा डॉलर। हम मान ले रहे 10 अल्फा डॉलर है, ठीक है, 10 अल्फा डॉलर, एडी लिख दे रहा हूँ रुपी लिख दूं, चलो रुपी लिख दे रहा हूँ, कहोगे क्यों हाइपोथेटिकल लेना। ठीक है, हमने मान लिया कि $1 में 10 रुपीज है, ठीक है। अब कई चीजें होती हैं जैसे इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना, ऐसी कई चीजें होती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ का हो जाना, ऐसी कई और भी एटसेट्रा चीजें होती हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एप्रिसिएशन होता है। यानी कि अब मान लो एप्रिसिएशन के बाद यही $1 इक्वल टू 8 रुपीज हो गए। तो ये जो रुपीज है ना, इसमें क्या हुआ, एप्रिसिएशन हुआ है। ठीक है, अब 10 रुपीज परचेज करने के लिए जो यूएस डॉलर है, इसको एक्स्ट्रा यूनिट खर्च करनी पड़ेगी, तब वो $10 को परचेज कर पाएगा एक तरीके से। तो इसमें एप्रिसिएशन हुआ है, इसकी वैल्यू अब इसके पहले से ज्यादा हो गई है, ठीक है, रुपीज की वैल्यू। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। समझ में ना आया हो तो फिर से सुनो। $1 था इक्वल टू 10 रुपीज थे पहले। अब एप्रिसिएशन क्या है, मतलब इंटरेस्ट रेट का बढ़ जाना, ठीक है, जिसकी वजह से भी होता है इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाना, या दूसरे देश में इन्फ्लेशन आ जाना, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाना, मान लो यूएस में बढ़ गया। तो ऐसी कई कंडीशंस होती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एप्रिसिएशन होता है। तो एप्रिसिएशन का मतलब अब इसकी वैल्यू बढ़ गई, तो अब $1 इक्वल टू मान लो हो गया 8 रुपीज, ठीक है। तो अब यदि ये 10 खरीदना चाहता है ₹1 में, तो ₹1 में तो परचेज कर नहीं पाएगा, $1 में, मतलब सॉरी, अपना करेंसी रुपए है तो हम हर चीज पे रुपए कह देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, मुझे रखना पड़ेगा। मतलब $1 में पहले हम 10 रुपीज को ले रहे थे, अब $1 में हम 8 रुपीज को ही ले पाएंगे, 10 को नहीं ले पा रहे। इसमें हो गया एप्रिसिएशन, एप्रिशिएट हो गया एक तरह से। ठीक है, तो ये जो करेंसी है वो थोड़ी पहले से स्ट्रांग हो गई है, ये भी कह सकते हैं। क्या हो गई है, स्ट्रांग हो गई है, या एक्सचेंज रेट इसका इंक्रीज हो गया है, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखा है, लेकिन ये एप्रिसिएशन और डिप्रेसिएशन से फ्लेक्सिबल उसके अंदर होता है, फ्लोटिंग नॉमिनल एक्सचेंज रेट या फ्लेक्सिबल के अंदर। ठीक है, तो एप्रिसिएशन क्या होता है, इसी को हम और तरीके से भी लिखते हैं। मान लो नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर इंक्रीज हो गया, यहाँ रुपये का एग्जांपल लिया था, यहाँ मैं डॉलर का ले रहा हूँ इसमें एग्जांपल में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इसी को हटा ही दे रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, यहाँ डॉलर लिया है कि डॉलर में एप्रिशिएट हुआ है, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर इंक्रीज हुआ है, तो हम इसको बोलते हैं नॉमिनल एप्रिसिएशन। और यदि रियल जो एक्सचेंज रेट था आपका, उसमें क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन हुआ है, मतलब इंक्रीजमेंट हुआ है कुछ, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रियल एप्रिसिएशन। ऐसे ही होता है डिप्रेशिएशन, जस्ट अपोजिट। हमने जैसे डॉलर का ही एग्जांपल लिया था, हम वही फिर से ले रहे हैं। $1 इक्वल टू थे 10 रुपीज। अब क्या हुआ, इन्फ्लेशन हमारे देश में आ गया, तो $1 इक्वल टू मान लो हो गए 12 रुपीज। कितने हो गए, 12 रुपीज हो गए। तो इनको अब कम, पूरा $1 भी नहीं देना पड़ेगा, 0.8 या जो भी है, मतलब कम डॉलर देना पड़ेगा, इतना परचेज कर लेंगे। या $1 में 12 कर रहे हैं, पहले सिर्फ 10 ले पा रहे थे, तो इसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन हो जाना। तो हमारे देश में क्या हो गया, डिप्रिसिएशन। ये भी काफी वजह से होता है, इन्फ्लेशन हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ ना होने की वजह, रिसेशन वगैरह हो गया, ऐसी कई कंडीशंस की वजह से ये भी हो सकता है। यहाँ मैंने डॉलर का यूज किया तो डॉलर का कर ले रहा हूँ। इसमें मैंने लिखा है यदि नॉमिनल ऑफ डॉलर डिक्रीज हो जाता है तो हम उसको नॉमिनल डिप्रिसिएशन बोलते हैं, या फिर रियल एक्सचेंज रेट में होता है तो हम उसको रियल डिप्रिसिएशन बोल देते हैं, सिंपल सी बात। अब अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अंडर फिक्स्ड, देखो ये हमने बात की फ्लेक्सिबल के अंदर होता है, फिक्स्ड के अंदर हम इसी को एप्रिसिएशन को रिवैल्यूएशन कह देते हैं, और डिप्रिसिएशन को हम डिवैल्यूएशन कह देते हैं। फिक्स्ड में हम एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन यूज नहीं करते, ध्यान रखना। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करेंगे तो जिस जगह हमने एप्रिसिएशन की बात की वहीं यहाँ रिवैल्यूएशन की बात करेंगे, और जिस जगह हमने डिप्रिसिएशन की बात की वहां हम इसमें डिवैल्यूएशन की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम जो ऊपर बात कर रहे थे कि मान लो इन्फ्लेशन की वजह से उसका पैसा बढ़ गया है, लेकिन वही एक्सपोर्ट हम करना चाहते हैं अपने देश में आ जाए, मतलब इम्पोर्ट कर रहे हैं उसका,
तो क्या होता था, महंगा पड़ता था। तो इसके लिए एक पैरिटी को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, एक थ्योरी होती है जिसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी। चलो अब इसको समझते हैं। 40 मिनट की तो अभी हो गई यार, अभी तो बहुत पड़ा है, मतलब इतना भी नहीं है, इतना दिल पे मान लो भी। कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी हो जाए, थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ, ठीक है। द थ्योरी दैट एक्सचेंज रेट आर सेट सो दैट द प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन डिफरेंट कंट्रीज इज द सेम। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले मेरी बात सुनो। परचेसिंग पावर पैरिटी क्या है, मान लो किसी एक देश में कोई गुड बनना है, ठीक है, एक देश में कोई गुड्स बनना है, दूसरे देश से भी कोई गुड आ रहा है, वही गुड्स, ठीक है, वही या प्रोडक्ट दूसरे देश से आ रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, मान लो ट्रांजेक्शन शिपमेंट या ट्रांजेक्शन चार्ज बहुत कम है, तो हो सकता है ये गुड और ये गुड की वैल्यू बराबर रहे उस देश में। लेकिन यदि होता नहीं है, असल में ट्रांजेक्शन चार्ज लगते हैं, ठीक है, टैक्स वगैरह भी लगता है, तो क्या होता है, ये वाला जो गुड्स बाहर से आया ये हो जाता है महंगा, ठीक है, इंपोर्टेड इसीलिए बोलते हैं ना, महंगा पड़ जाता है टैक्स वैक्स लगने की वजह से। तो क्या होता है, अंतर पड़ जाता है इसमें। लेकिन इसी चीज को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी को। किसको, परचे परचेसिंग पावर पैरिटी। इसमें वही लिखा है कि द थ्योरी दैट एक्सचेंज रेट आर सेट सो दैट द प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स, कोई दो सिमिलर गुड्स हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के, इज द सेम। कैसे होने चाहिए, कोई दो सिमिलर गुड्स हैं अलग अलग कंट्री में, हम क्या कहते हैं इसको सेल कर रहे हैं, तो सेम प्राइस पे करने चाहिए, इज द सेम, इज नोन एज पीपीपी थ्योरी। तो ये पर्सनल परचेसिंग पावर थ्योरी पैरिटी यही कहती है आपकी ये थ्योरी, कि क्या करते हैं हम उन दोनों गुड्स को या उस सिमिलर गुड्स को दोनों देश में हम इक्वल प्राइस पे बांटेंगे, मतलब बेचेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं ट्रांजेक्शन की वजह से दूसरे देश में महंगा हो गया, ठीक है, फॉरेन कंट्री में और डोमेस्टिक में सस्ता है, तो हम कोशिश करते हैं वो दोनों इक्वल उस पे क्या कहते हैं सेल हो, ठीक है, प्राइस पे। तो इसके लिए हम लेके आए हैं परचेसिंग पावर पैरिटी, ठीक है। इसमें हम सबसे पहला ऑप्शन ये मान लो कि हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि आपका जो रियल एक्सचेंज रेट है वो 1 होता है। रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है, 1 होता है, इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ट्रेड ऑफ डोमेस्टिक गुड्स फॉर फॉरेन गुड्स विल बी 1 for 1 बेसिस। देखो वही चीज लिखा है कि ट्रेड ऑफ डोमेस्टिक गुड हो या फॉरेन गुड्स 1 for 1 बेसिस पे होते हैं, इसीलिए हम इसको इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं कि आपका जो रियल एक्सचेंज रेट है वो क्या है, 1 है। तो फॉर्मूला पहले वाले इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं, इक्वल टू ई नॉमिनल एक्सचेंज रेट अपॉन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स अपॉन प्राइस ऑफ, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कोशिश करूंगा जल्दी हो जाए, प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है। तो अब इसी को हमने ई को क्या माना है, 1 माना है, तो ई को हमने 1 लिख लिया, इक्वल टू ई नॉम इंटू पी अपॉन पी फोर। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, पी इक्वल टू पी फोर ऊपर चला जाएगा, ई नॉम नीचे आ जाएगा, तो ऐसे लिख लिया। ई नॉम की फॉर्म में लिखना है तो इसको इधर ले आए, पी को नीचे ले आए, ऐसे लिख लिया, बस इक्वेशन बना लिया हमने 4 5। अब देखो ये इक्वेशन थर्ड थी आपने, ऊपर पड़ी थी मैंने, अभी छोड़ दो उतना ही, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन थर्ड थी ना। अब इस इक्वेशन को हम उठा के लेके आते हैं पीपी समझने के लिए, पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी को समझने के लिए, ठीक है। इस इक्वेशन को ले आए हम भाई साहब, परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल एक्सचेंज रेट, परसेंटेज चेंज इन रियल एक्सचेंज रेट, परसेंटेज चेंज इन फॉरेन प्राइस लेवल या इन्फ्लेशन भी बोल सकते हैं, फॉरेन इन्फ्लेशन रेट, और ये फॉरेन सॉरी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज को हम ऐसे लिखते हैं, चेंज इनटू ई, मतलब चेंज इनटू क्या बोलते हैं, नॉमिनल। अच्छा इसको चेंज कर लिया हमने, चलो कोई बात नहीं। अब इसको हम चेंज करते हैं, इसको हम लेके आए इधर, मतलब इसको यही है, ऐसे समझो। अब इसकी फॉर्म में हम दिखा रहे हैं, इसकी फॉर्म में, तो इसको हमने यहीं रखा, इन सबको हम इधर लेके गए इधर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ हो गया। अब ये ऐसा का ऐसा ही रखा है, अब इसको हम इधर लेके आए तो माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का ये हो गया परसेंटेज चेंज इन पी, एंड प्लस का है तो ये माइनस का हो गया आपका परसेंटेज चेंज इन। ये मैथमेटिकल इक्वेशन से छोटी छोटी बातें, अब टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लिखा है, बाद में भी चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसी परसेंटेज चेंज को हमने ऐसे लिख लिया, चेंज इन क्या बोलते हैं आपका रियल एक्सचेंज रेट अपॉन एक्सचेंज रेट। इसी को परसेंटेज चेंज को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ई होगी यहाँ पे, छोटी छोटी बड़ी मिस्टेक कर देता हूँ मैं, ठीक है। इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकल ये जो बातें पता होंगी 9th 10th की बातें, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल एक्सचेंज रेट, तो परसेंटेज चेंज इन नॉमिनल एक्सचेंज रेट या डेल्टा लिखते हैं, इसको डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। चेंज इन को बोलते हैं जो फाइनल, आपने पढ़ा ही होगा फाइनल माइनस इनिशियल, परसेंटेज में भी ऐसे लिखते हैं, पढ़ा होगा यार, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। अपॉन इनोम प्लस परसेंटेज चेंज इन पी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब ये चीज देख लेना, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी हो जाए आपका, ठीक है। इसी को हमने प्राइस लेवल को हमने बोला, ओवरऑल प्राइस लेवल को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो इसको ये डोमेस्टिक है तो हमने लिख दिया डोमेस्टिक करेंसी इन्फ्लेशन रेट, इसको ये फॉरेन है तो इसको हमने फॉरेन करेंसी इन्फ्लेशन रेट पाई 4 लिख दिया, इसको पाई लिख दिया, ठीक है। तो इसी चीज को हमने ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, तो वो माइनस है माइनस आ गया, प्लस का प्लस, ये पाई लिख दी, इसको पाई 4 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसको यहाँ किया,
इसको इधर ले आए, माइनस का हो गया, ये इधर लेके आए, प्लस का हो गया, इक्वल टू ये आपका इनोम अपॉन इनोम, ठीक है, मतलब डेल्टा इनोम अपॉन इनोम। इसके इक्वल टू ये हो गया, तो इसी को हमने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत। अब हमने क्या कहा था, इसके इक्वल टू हमने वन माना था पहले ही, ये देखो यहाँ इक्वल टू वन है, तो इसको हमने वन माना था, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ वन पुट कर दी, ठीक है, वन पुट कर दी। जब हम इक्वल करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, अपने फॉरेन एक्सचेंज गुड्स को और अपने डोमेस्टिक गुड्स को, ठीक है, तो हमने इसको वन मान लिया, तो ये वन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, बिल्कुल सॉरी सॉरी, वन नहीं, इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, इस जगह क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट, तो इसलिए इसको हम यूज ही नहीं करते, इसको हम इसमें से हटा ही देते हैं बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, मान लो यदि हम इसको कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है, दीपश्री में भी ऐसे लिखा है, तो ठीक है, इसको यदि हम कांस्टेंट मानते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इनम अपॉन नॉम इक्वल टू पाई फोर माइनस पाई, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन, यदि हम एप्रिसिएशन की बात करेंगे तो एप्रिसिएशन हो जाएगा, और यदि हम डिप्रिसिएशन की बात करेंगे तो डिप्रिसिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो इनम नॉमिनल एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन इक्वल टू फॉरेन इन्फ्लेशन रेट माइनस ये डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। इट गिव्स रिलेटिव पीपीपी विच होल्ड्स गुड्स इन हाई इन्फ्लेशन रेट। अब यही एक फॉर्मूला है जो आपको बताएगा कितना अंतर होना चाहिए दोनों में, ठीक है, नॉमिनल में, मतलब इन्फ्लेशन, सीधी बात है, डिफरेंस बताता है कि डिफरेंस ऑफ फॉरेन इन्फ्लेशन रेट माइनस डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रेट, जिससे हम आपकी पीपीपी जो पैरिटी है उसको निकालते हैं और उससे हम वैल्यू पुट करते हैं, मतलब यदि उसमें इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है तो हमेशा इसमें इन्फ्लेशन ज्यादा होना चाहिए तो हमारे लिए बेहतर रहता है, ठीक है। हमारे में कम इन्फ्लेशन हो तो हमारी जो करेंसी की पावर है वो बढ़ जाएगी। यार ज्यादा ही स्पीड हो रहा है यार, करा ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आज ही कराना है, आप ही कराना है आकाश, ठीक है। आगे देखो 8.6, द रियल एक्सचेंज रेट एंड नेट एक्सपोर्ट। अब हम बात करेंगे रियल एक्सचेंज रेट की एंड नेट एक्सपोर्ट्स की, ठीक है, समझो बातें समझना। रियल एक्सचेंज रेट हमने मान लो बढ़ गया, हमारा रियल एक्सचेंज रेट क्या है, बढ़ गया, ठीक है, या टर्म्स ऑफ ट्रेड बढ़ गया, या हम बोलते हैं रियल एप्रिसिएशन बढ़ गया, ठीक है, रियल एक्सचेंज रेट बढ़ा या रियल एप्रिसिएशन। अब मेरी बात सुनो, यदि रियल एप्रिसिएशन बढ़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ है, रियल एप्रिसिएशन बढ़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ है, आपका एक्सचेंज, अच्छा चलो ये बाद में बताऊंगा, ये तो अभी क्यों बताऊं, सुनो अच्छे से सुनो, चलो अब टाइम लगेगा सो लगेगा, सुन ही लो अच्छे से। देखो रियल एप्रिसिएशन बढ़ा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी ऊपर जो एग्जांपल लिया था कि आपका $1 इक्वल टू द 10 रुपीज, ठीक है। अब मान लो हमारी डोमेस्टिक में एप्रिसिएशन हुआ है, हम रुपीज में मानेंगे एप्रिसिएशन होना, तो क्या हुआ हमारा 1 = 8 रुपीज हो गया। आई बात समझ में, पहले हमें 10 रुपए देने पड़ते थे $1 खरीदने के लिए, $1 वाली कोई चीज, यहाँ पीपीपी मत लगा देना, पीपीपी मैंने बता दिया, खत्म करो उसे, यहाँ पीपीपी मत लगाना कि पैरिटी कहाँ रही, इसमें इक्वल कहाँ हुआ, ठीक है, वो सिचुएशन अभी मत लाना यहाँ पे, ठीक है। रियल एप्रिसिएशन में अब क्या है, अब ये एप्रिसिएशन से पहले का था, बिफोर एप्रिसिएशन, ठीक है, बिफोर एप्रिसिएशन। अब यहाँ पे आफ्टर एप्रिसिएशन है, आफ्टर एप्रिसिएशन। अब क्या करेंगे, जब हमारी वैल्यू ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, जो चीज हम 10 रुपए में जाके $1 ले पा रहे थे, तो हम 8 में ले रहे हैं, तो हमारे लिए ये चीप हो गया ना, पहले से ही क्या हो गया, अब सस्ता हो गया, चीप हो गया है। अब जब ये चीप हो गया है तो आप क्या करना शुरू कर दोगे, इम्पोर्ट, क्या करना शुरू कर दोगे, इम्पोर्ट। आप इम्पोर्ट ज्यादा कर दोगे और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, ओवरऑल कम हो जाएगा, मतलब कि नेट एक्सपोर्ट आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, मेरा मतलब ये है, ठीक है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्या हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट आपका कम हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट बढ़ा रहे हो आप, एक्सपोर्ट को कम कर रहे हो। फिर से समझो, $10 था पहले एप्रिसिएशन के, अब किसी भी कारण क्या हुआ, आगे देखेंगे हम, इंटरेस्ट रेट को पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा कैसे एप्रिसिएशन बढ़ता है, ठीक है, या एक्सचेंज रेट की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि आपका $8 हो गया, पहले से एप्रिसिएशन की वजह से इसकी वैल्यू बढ़ गई, स्ट्रांग हो गया हमारा डोमेस्टिक करेंसी। तो जब $1 हम पहले खरीदने के लिए 10 रुपए देने पड़ रहे थे, अब हमें सिर्फ 8 देने पड़ रहे हैं, तो डॉलर हमारे लिए हो गया चीप, सस्ता। तो हम क्या करेंगे, अब हम खरीदेंगे बाहर का सामान, क्योंकि हमें सस्ता पड़ रहा है, तो हम क्या करने लगेंगे, बाहर का खरीदने लगेंगे, तो इम्पोर्ट ज्यादा करने लगेंगे, हो जाएगा ओवरऑल एक्सपोर्ट कम, जिसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा आपका कम, निगेटिव। तो जो आपका रियल एक्सचेंज रेट और नेट एक्सपोर्ट दिखाता है, ये आपका इनवर्स रिलेशन दिखाता है, तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या दिखाता है, आपका इनवर्स रिलेशन दिखाता है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो ये एक ग्राफ है जो मैंने बनाया है, ये आपका इधर नेट एक्सपोर्ट है और ये आपका क्या है, रियल एक्सचेंज रेट, क्या है, रियल एक्सचेंज रेट, ठीक है, या इसी को लिख देते हैं हम रियल एप्रिसिएशन, रियल एप्रिसिएशन। जब एप्रिसिएशन ज्यादा होगा, मतलब और ज्यादा, ये 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो आपका नेट एक्सपोर्ट और कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे, इंपोर्ट आप क्या कर दोगे, ज्यादा करोगे, तो आपका एनएक्स क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और जब हमारा एप्रिसिएशन की जगह डिप्रेशिएशन हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, डिप्रेशिएशन हो जाएगा,
तो हमारा क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अभी देखेंगे। अभी हमने जो सिचुएशन देखी है वो हमें समझ में आ जानी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, ये देखो इधर मैंने लिखा अभी है, ठीक है, ये वाला नीचे वाली सिचुएशन अभी, ठीक है, दोनों ही समझ लो। ई कम हुआ आपका, ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, और रियल है, सॉरी, रियल एक्सचेंज रेट कम हुआ तो एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा। मैं बता रहा था रियल एक्सचेंज रेट, ये ई यहाँ मान लो, रियल रियल एक्सचेंज रेट कम हुआ तो आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट कम हो जाएगा। और लेकिन ये यदि बढ़ गया, मतलब एप्रिसिएशन ज्यादा हो गया है, ये चीज ज्यादा हो गई है आपकी, तो आपका मान लो ये यहाँ पहुंच गई E2, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट बहुत कम हो जाएगा। तो ये इनवर्स रिलेशन दिखाते हैं बेसिकली, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, इनवर्स रिलेशन दिखाते हैं। अरे शिट, ठीक है, ये ओ, ठीक है। तो रियल एक्सचेंज रेट और नेट एक्सपोर्ट में अंतर समझ में आया, इनका रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, ध्यान रखना। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। यदि हम रियल एक्सचेंज रेट को बढ़ाते हैं या हम कहते हैं रियल एप्रिसिएशन को बढ़ाते हैं तो हमारा नेट एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, और यदि हम रियल एक्सचेंज रेट को कम करते हैं, डिप्रेसिएशन में जाते हैं, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। दूसरी बात, जे कर्व को समझते हैं हम, यहाँ डिप्रेशिएशन है, सिंपल सी बात है। देखो रियल एक्सचेंज रेट था और इसी को हम अपोजिट को जे कर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जे कर्व। अब इसको समझो, इसमें होता है डिप्रीशिएशन। क्या होता है, डिप्रीशिएशन। तो जब डिप्रीशिएशन होगा तो आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, अब 8 की जगह 12 हो जाएगी, डॉलर इक्वल टू 12 रुपीज, ठीक है। तो अब ये और महंगी हो जाएगी, ठीक है। अब आप बाहर का डॉलर नहीं खरीदोगे, आपके लिए हो जाएगा महंगा। तो इस समय क्या होगा, इम्पोर्ट ज्यादा, क्या कहते हैं, इम्पोर्ट की प्राइस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात है, अब कोई चीज लोगे तो 12 रुपए की पड़ रही है आपको, वही $1 वाली, ठीक है। तो इम्पोर्ट प्राइस ज्यादा हो जाएगी, इस वजह से क्या होगा, एक्सपोर्ट प्राइस कम हो जाएगी, और ठीक है, एक्सपोर्ट की प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोग एक्सपोर्ट, क्योंकि इनके लिए अब सस्ता पड़ेगा, डॉलर वालों के लिए कहेंगे अच्छा पहले 10 ही मिल रहे थे, 12 मिल रहे हैं हमको, $1 ही देना है हमको, तो चलो सही है, खरीदो, एक्स्ट्रा यूनिट खरीदेंगे वो, ठीक है। तो एक्सपोर्ट की प्राइस क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। तो ये आपकी ओवरऑल जीडीपी क्या होती है, इससे इंक्रीज होती है। कैसे, आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा ना, क्या होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा, बाहर वाले लोग खरीदेंगे, तो आपका एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जब नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव होगा तो आपकी जीडीपी ओवरऑल क्या होगी, आउटपुट आपका बढ़ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो जे करो आपको दिखाता है दैट करेंसी डिप्रेसिएशन यूजुअली वंस, शुरुआत में तो ये बेकार होती है, ठीक है, डिफिशिएट होता जाता है, एंड नेट एक्सपोर्ट एंड लेटर इंप्रूव इट, बाद में क्या होता है, इंप्रूव होता है, ठीक है। समझो, पहले मान लो यहाँ पे एप्रिसिएशन वाला सीन है, ठीक है, हम इंपोर्ट करते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर नहीं रहे हैं, तो इसकी वजह से जीडीपी, हम इसमें ऊपर वाले में लिख सकते हैं, जीडीपी पे भी अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा, इसमें जीडीपी पे भी क्या पड़ेगा, अपोजिट अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसमें सीन क्या होगा, कहूँगा ये शुरुआत में तो हम डिफिशिएट में होंगे, ठीक है, फिर जैसे जैसे हमारे में डिप्रिसिएशन होता जाएगा, डिप्रिसिएशन होता जाएगा, वैसे ही कर ऊपर की ओर शिफ्ट होता चला जाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर शिफ्ट होता चला जाएगा, और लास्ट में इंप्रूव होता जाएगा, और नेट एक्सपोर्ट हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बताया भी डॉलर एक की जगह 12 रुपीज हो गए हैं, ठीक है। तो ये डॉलर वाला जो आदमी है ये क्या करेगा, अरे भाई सस्ता मिल रहा है रुपया, खरीदो खरीदो खरीदो, तो ये क्या करवाने लगेगा, इंपोर्ट करवाने लगा अपनी जगह, तो हमारा क्या होने लगेगा, इंडिया से एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट आपका बढ़ जाएगा। और ये कर्व आपको जे जैसा दिखता है, जे बना होता है ना जे, तो जे जैसा दिखता है, इसीलिए इसको जे कर्व कहते हैं, ठीक है, डिप्रेसिएशन जगह या न कह के क्या बोलते हैं, इसको जे बोलते हैं, जे कर्व, ठीक है। तो ये आपका जे कर्व था। लिखने को आप और भी लिख सकते हो, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे, कि शुरुआत में नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव हुआ, फिर पहले इक्विलिब्रियम पे, मतलब सॉरी उस पे पहुंचा एक्स एक्सिस पे, फिर उसको जीरो से होके पॉजिटिव पहुंचा, पहले नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव, और भी एटसेट्रा लिखना लिखना, मेन चीज थी जो मैंने बता दी, ठीक है। तो ये आपका हो गया जे कर्व। इसमें क्या होता है, डिप्रेसिएशन होता है, डिप्रेसिएशन की वजह से जीडीपी बढ़ता है आपका ओवरऑल, ठीक है, क्या होता है, जीडीपी बढ़ता है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, हमारे 2 टॉपिक और रह गए, चलो हो जाएगा, ज्यादा नहीं, 1 घंटे से ज्यादा ऊपर नहीं पहुंचेगी, थोड़ी बहुत ही पहुंच पाएगी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, किसकी बात करेंगे हम, डिटर्मिनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। चलो अब हम बात करते हैं क्या डिटर्मिनेंट्स हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट में, ठीक है। हमने यहाँ बात की थी फ्लेक्सिबल पढ़ा था जब, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज, तो हमने कहा था वहां पे एक होता है डिमांड, एक होता है सप्लाई, ठीक है। तो यही उसके डिटर्मिनेंट्स होते हैं एक्सचेंज रेट के, तो वही हम डिमांड और सप्लाई की बात करेंगे, ठीक है। बाकी पढ़ लेना, कुछ नहीं, यही सब लिखा है, ठीक है, कि डिटरमाइन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो क्यों डिमांड करते हैं हम, पहले तो फॉरेन एक्सचेंज की, हमें डॉलर क्यों चाहिए, मान लो हम रुपया वाले आदमी, हमें डॉलर क्यों चाहिए। तो पहली बार, टू परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अदर कंट्रीज, यदि हमें डॉलर चाहिए तो इसका मतलब यूएस डॉलर चाहिए, तो यूएस के हम गुड्स और सर्विस को परचेज करने के चक्कर में करेंगे। हम गिफ्ट सेंड करना चाहते हैं उनको, या हम कोई डोनेशन वगैरह देना चाहते हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में, तो इसलिए हमें डिमांड होती है फॉरेन एक्सचेंज की।
कोई भी स्पेकुलेट करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए किसी भी चीज का, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का एटसेट्रा, कई भी चीज होती है, ठीक है, आप जिसका भी मानना मान लो, ठीक है। टू इन्वेस्ट एंड परचेज फाइनेंशियल असेट्स, आप फॉरेन एक्सचेंज में क्या कहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी और देश में, ठीक है, या परचेज करना चाहते हो कोई मशीन, कैपिटल वगैरह आपका, ठीक है, तो उसके लिए हमें डिमांड चाहिए, तो डिमांड होती है हमारी फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है। टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, यदि जैसे गवर्नमेंट लेती है या कई प्राइवेट पार्टी होती है, मैंने बताया था प्राइवेट कैपिटल्स, ठीक है, तो ये क्या करते हैं प्राइवेट कैपिटल क्या लेते हैं, लोन लेते हैं बाहर से, तो अब उसको क्या कहते हैं, पेमेंट रीपेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, तो जो लोन्स लिए हैं उसको, इंटरनेशनल लोन्स को वापस करने के लिए हमें डॉलर की, या मतलब फॉरेन एक्सचेंज की, सिंपल सी बात, सिर्फ यूएस डॉलर से ही मतलब नहीं है, कोई और भी हो सकता है, ठीक है, तो हमें उसकी जरूरत पड़ती है, तो ये हमारी डिमांड्स होती है, इसलिए हमें डिमांड होती है। अब हम रिलेशन को देखेंगे, डिमांड का रिलेशन कैसा है, ठीक है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, क्या कह रहा है कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट का एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है, कैसे, देखो कैसे, मैंने पहले बताया था, ई नॉम लिख दो या एप्रिसिएशन की बात कर लो, एप्रिसिएशन, ठीक है, आपका क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है कंट्री में, मतलब उसकी करेंसी में, तो देखो जब एप्रिसिएशन ज्यादा होगा, मान लो यूएस का एप्रिसिएशन ज्यादा है, ठीक है, उसका जब एप्रिसिएशन ज्यादा होगा मतलब उसकी पावर डॉलर की ज्यादा है अभी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने इंडिया का एप्रिसिएशन लिया था ऊपर, यहाँ हम डॉलर की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, यदि डॉलर का ज्यादा है तो हमारा क्या होगा, डिमांड उसकी कम होगी ना, जब मान लो $10, ₹10 इक्वल टू $1 था, ठीक है, अब मान लो एप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, किसमें, डॉलर में हुआ, तो अब डॉलर में हुआ है तो इसका मतलब क्या है, अभी और पावरफुल हो गया, 0.5 इक्वल टू मान लो हो गया ₹10, ठीक है, अब बुक में डॉलर का एग्जांपल दिया इसलिए मैं डॉलर लिख रहा हूँ, ठीक है, तो 0.5 हो गया तो इसकी वैल्यू और ज्यादा हो गई, है ना, तो इसकी डिमांड हम कम करेंगे, तो वही चीज है, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम होगी, और जैसे जैसे ये कम होती जाएगी इसकी वैल्यू, तो हमारी डिमांड क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो यही रिलेशन उन्होंने दिखाया है, एक तरीके से यहाँ लिखा है कि ₹50 कल टू $1 था, ठीक है, तो डिमांड कम थी मान लो, अब क्या हुआ, ₹40 हो गए, ठीक है, वही चीज लिखी है अपोजिट तरीके से, बस हमारे यहाँ डिप्रेसिएशन हो गया है, इन्फ्लेशन हो गया, कुछ भी मान लो, ठीक है, अब हमारी $1 इक्वल टू ₹40 हो गए, तो हमारी डिमांड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना, क्यों ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अब ₹40 ही हमें देने पड़ेंगे, $1 लेने के लिए पहले ₹50 देने पड़ रहे थे, अब हमें सिर्फ ₹40 देने, तो अब क्या है, अपोजिट रिलेशन का, ठीक है, क्या है, अपोजिट या इनवर्स रिलेशन, तो हम कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट का, और मतलब जो भी डिमांड है उसका क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट और डिमांड, इन दोनों का क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सप्लाई की, किसकी, सप्लाई की, सप्लाई देखो पहले हमें नीड क्यों होती है, क्यों चाहिए सप्लाई भाई, दूसरी मनी क्यों चाहिए हमें, सप्लाई क्यों, तो फॉरेनर परचेजिंग डोमेस्टिक कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज, तो हमें सप्लाई चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, डोमेस्टिक कंट्रीज के गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकें, उसके हमने डॉलर लिया, डॉलर की सप्लाई हुई, ठीक है, तो क्यों हुई, क्योंकि हम उसके डोमेस्टिक कंट्रीज के गुड्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं, तो इसलिए हमें सप्लाई चाहिए, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना है हमें कोई, तो इसलिए हमें सप्लाई चाहिए, ठीक है, क्या है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक कंट्री, तो इसलिए सप्लाई करते हैं लोग, मान लो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो ये अपनी मनी की क्या करेगा, सप्लाई करेगा, ताकि वो डोमेस्टिक हमारी कंट्री में क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके, स्पेकुलेशन, वही अनुमान वगैरह लगाने के लिए, रेमिटेंसेस होते हैं, हमारा कोई भाई है, हमारे कोई बेटा वगैरह है, ठीक है, वो बाहर जॉब कर रहा है, अब वहां से पैसा भेज रहा है यहाँ पे, तो वो तो डॉलर में भेजेगा, सीधा पैसे में तो भेजेगा नहीं, रुपए में मतलब, ठीक है, तो वो क्या है, तो वो ऐसे भी सप्लाई बढ़ती है, ठीक है, मनी की मार्केट के अंदर, तो ये होती है सप्लाई। अब हम बात करेंगे रिलेशन की, तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन नॉमिनल एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर, क्या कह रहा है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट और सप्लाई ऑफ डॉलर, यूएस डॉलर में क्या होगा, हमने डॉलर का एग्जांपल लिया इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, तो इन दोनों का क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब सप्लाई ज्यादा होगी तो हमारी वैल्यू भी यूएस डॉलर की या इनोम ज्यादा होगा, ठीक है, ये कम है तो हमारी सप्लाई कम है, ये जब ज्यादा होगा तो हमारी सप्लाई भी ज्यादा होगी, और ज्यादा होगा तो और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए इसमें ऐसा कब बनता है, अपवार्ड की ओर, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सप्लाई का रिलेशन, ठीक है, सप्लाई का और वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर, ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, किसी की वैल्यू यदि ज्यादा है, मतलब उसकी हायर वैल्यू ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, सिंपल सी बात है, वो सप्लाई भी बढ़ाएगा उसकी मार्केट के अंदर, ठीक है, तो सप्लाई बढ़ेगी, इनोम जितना कम होगा तो उसकी सप्लाई भी कम कर देंगे वो, ठीक है, सिंपल सी बात है, एक बार बुक वगैरह यदि आप पे हो तो पढ़ के देख लेना, हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा हो चुका है, मैं सोच रहा हूँ कंप्लीट ही कराऊंगा, अब रहूंगा नहीं मैं बीच में। अब इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, तो सिंपल सी बात है, दोनों कर्व को ले लो, ये आपका हो गया किसका, ये आपका सप्लाई वाला है ऑफ यूएस डॉलर, ये डिमांड फॉर यूएस डॉलर,
इन दोनों का कर्व ले लिया तो ये रहा डिमांड, ये रहा सप्लाई, जिस जगह ये इंटरसेक्ट करता है वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इधर हमारा क्या है, ये डिमांड है अपनी, और इधर क्या है अपना ई नॉम, मतलब नॉमिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो ये अपना इक्विलिब्रियम है, कुछ नहीं है इसमें, बस वेयर डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इक्वल टू सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। डिमांड $4 और सप्लाई $4, ठीक है। सप्लाई वो करेंगे, डिमांड हम करेंगे, ठीक है, ये बात है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, वही चीज मैंने यहाँ बताई है। यदि उनकी नॉमिनल एक्सचेंज रेट हायर वैल्यू पे है, ठीक है, तो सप्लाई ज्यादा कर देंगे मार्केट में, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जिस जगह कट करेंगे वो इक्विलिब्रियम है। अब इसी को बना बना के आप लिख देना, पहले ये वाला लिखना डिमांड वाला, फिर सप्लाई वाला लिख देना, ठीक है। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्शन, ये लास्ट टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, 20 मिनट में करता हूँ इसको भी कंप्लीट। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट, रियल और नॉमिनल एंड नेट एक्सपोर्ट। अब देखो फैक्टर्स क्या है जो डिटरमाइन करते हैं एक्सचेंज रेट को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले तो यहाँ पे हम प्राइस लेवल को कांस्टेंट मानेंगे, दोनों में, डोमेस्टिक कंट्री हो चाहे फॉरेन, ठीक है, दोनों करेंसी में प्राइस लेवल क्या हमारा कांस्टेंट है। वरना लॉन्ग रन में चले जाओगे, अब प्राइस लेवल ही इधर हो जाए तब क्या हुआ, तो वो नहीं है, हमने पहले कांस्टेंट मान लिया। अब देखो इफेक्ट एंड राइजिंग डोमेस्टिक इनकम आउटपुट, यदि हमारी आउटपुट बढ़ता है तो एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो जब हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारा आउटपुट बढ़ा, हम कंज्यूम ज्यादा करेंगे, जब हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारे देश की बढ़ेगी, हमारी इनकम बढ़ी, हम कंज्यूम ज्यादा गुड्स और सर्विसेज का करेंगे। और एक चीज और, जब हमारी ज्यादा इनकम बढ़ती है तो हम इम्पोर्टेड सामान लेने लगते हैं, ठीक है, एक शौक होता है ना, नवाबी शौक, तो हम क्या करने लगते हैं, इम्पोर्ट ज्यादा करने लगते हैं। तो जब इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाता है, तो नेट एक्सपोर्ट भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और जब नेट एक्सपोर्ट कम होता है तो डोमेस्टिक रेजिडेंट रिक्वायर मोर फॉरेन करेंसी, इसलिए क्या करते हैं, जो डोमेस्टिक रेजिडेंट होते हैं वो और ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, फॉरेन करेंसी चाहिए उन्हें, क्योंकि उन्हें इम्पोर्टेड सामान लेना है, ठीक है। तो इस वजह से हमारे देश की सप्लाई को हम बढ़ा देते हैं अपनी डोमेस्टिक करेंसी की। अरे क्या कह रहा है समझो, यदि इस बात समझ में नहीं आई तो फिर से सुनो। हमारा कंजप्शन बढ़ जाता है, हम इंपोर्ट ज्यादा करने लगते हैं सामान को। अब इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब हमारा जो मनी है, हमारी जो करेंसी है रुपए, ये मार्केट के, फॉरेन मार्केट के अंदर ज्यादा जा रही है, ठीक है। तो हमारी मनी की सप्लाई, मतलब जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है, इसकी सप्लाई बढ़ रही है ना मार्केट में। और जब जिसकी ज्यादा सप्लाई बढ़ जाती है ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है भाई साहब। डिमांड होने की, सप्लाई तुमने ज्यादा कर दी, तो क्या होता है, उसकी ना एक वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो हम उसी को बोलते हैं डाउनवर्ड प्रेशर ऑन डोमेस्टिक करेंसी। क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड प्रेशर ऑन डोमेस्टिक करेंसी की, उस पर कैसा डाउनवर्ड प्रेशर लगता है जब ज्यादा सप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम डिप्रेसिएशन भी कहते हैं। क्या होगी आपकी, डिप्रेसिएशन हो जाएगा, या हम कहेंगे यहाँ पे आपकी क्या बोलते हैं, वीक हो जाएगी आपकी डोमेस्टिक करेंसी। कैसी हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और इस समय क्या होगा, आपका नेट एक्सपोर्ट भी फाल हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आप इंपोर्ट ज्यादा ले रहे हो। और साथ में आपका एक्सचेंज रेट भी क्या हो जाएगा, फॉल। एक्सचेंज रेट फॉल होगा क्यों, क्योंकि यहाँ डिप्रेसिएशन हो रहा है, ठीक है, डिप्रेशिएशन हो रहा है, या फिर डाउनवर्ड प्रेशर पड़ रहा है, डोमेस्टिक करेंसी वीक हो रही है, तो एक्सचेंज रेट भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ राइज ऑन फॉरेन इनकम, यदि मान लो फॉरेन की किसी की इनकम आउटपुट ज्यादा हो रहा है तो वो भी बंदा इंपोर्ट करेगा, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फॉरेनर है कोई, ठीक है, उसकी इनकम ज्यादा है, वो अब इंपोर्ट करवाएगा अपने देश में, हम क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट ओवरऑल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। इस वजह से हमारी मनी की जो सप्लाई है वो भी कम होगी, लेकिन उसकी डिमांड ज्यादा होने लगेगी, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक कंट्री, डोमेस्टिक करेंसी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी बहुत इधर उधर कर देता हूँ लिखते लिखते, ठीक है, तो समझना थोड़ा सा। तो एप्रिसिएशन होगा, और एप्रिसिएशन हो रहा है इसका मतलब आपका नेट एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा आपका, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, उसका इंपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, और आपका एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। एक्सचेंज रेट तो पता है ना, मार्केट के अंदर जो एक्सचेंज रेट एक होता है, एक मार्केट होता है करेंसी का मार्केट, उस जगह हमारी मनी और उसकी मनी, मतलब फॉरेन की मनी होती है करेंसी, फिर उसमें एक्सचेंज रेट, तो हमारा एक्सचेंज रेट बढ़ेगा क्योंकि वहां इंपोर्ट हो रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी मनी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ राइज इन डोमेस्टिक रियल इंटरेस्ट रेट, अब देखो यही चीज मैं तब से कह रहा था, रियल इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, हमारा एक्सचेंज रेट पे या नेट एक्सपोर्ट पे। तो देखो जब हमारा रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ठीक है, क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो जब हमारा रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमारे मार्केट के अंदर, हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो भी असेट्स हैं वो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, क्योंकि उन पे यदि हम किसी को दे भी देते हैं, लोन वगैरह पे दे रहे हैं, होता है ना, गाड़ी वगैरह लोन पे ईएमआई वगैरह पे देते हैं, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज्यादा मिलेगा, है ना।
तो हम दूसरे मार्केट में क्यों जाएंगे, हम फॉरेन मार्केट में क्यों जाएंगे? तो सिंपल सी बात है, मार्केट के अंदर सप्लाई क्या हो जाएगी, हमारी मनी की, हमारी मतलब रुपए की कम हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा होती जाएगी, मतलब सप्लाई कम है तो डिमांड ज्यादा होगी। सप्लाई कम हो रही है ओवरऑल, सीधी सी बात ये है, क्योंकि हम बाहर पैसा भेज ही नहीं रहे अपना रुपए। क्यों? क्योंकि हमारे मार्केट के अंदर प्रॉफिट है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रखा है। हम कुछ नहीं करेंगे तो हम बैंक में डाल देंगे अपना पैसा, हम बाहर नहीं भेज रहे भाई साहब, हम नहीं कुछ इंपोर्ट कर रहे। सिंपल सी बात। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी करेंसी क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी या एप्रिसिएशन होने लगेगा। ठीक है, एक्सचेंज रेट हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेट एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट क्यों कम हो जाएगा? नेट एक्सपोर्ट बेटा इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि वो महंगा पर दूसरे आदमी को, उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है इसलिए वो एक्सपोर्ट महंगा पड़ेगा, इसलिए सामने वाला आदमी एक्सपोर्ट करवाएगा ही नहीं तुमसे, मतलब वो अपने यहाँ इंपोर्ट करवाएगा ही नहीं, क्योंकि उसे क्या पड़ेगा, वो महंगा पड़ेगा, क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रखा है, तो महंगा पड़ेगा इसलिए वो करवाएगा ही नहीं भाई साहब अपने यहाँ पे। ठीक है, तो वही बात लिखी है यहाँ पे। ठीक है, वही चीज मैंने समझाई, लेकिन अब समझ में आ गई होगी। लास्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ राइज इन फॉरेन रियल इंटरेस्ट रेट। अब मान लो रियल इंटरेस्ट किसी और देश में बढ़ गया, तो सिंपल सी बात है, हम चाहेंगे इन्वेस्टमेंट करना वहां पे, क्योंकि हमें उसका रिटर्न मिलता रहेगा इंटरेस्ट, तो हम चाहेंगे वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, हम अपनी मनी को लेके पहुंच जाएंगे वहां पे, हम अपनी मनी की सप्लाई बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की जो वीक वीक हो जाएगी डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, तो डिप्रेसिएशन में चली जाएगी, तो इसलिए क्या होगा, हमारा एक्सचेंज रेट है वो भी कम हो जाएगा और नेट एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके से कम है, तो हमारे यहाँ से परचेज करेंगे, हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, उनके यहाँ इम्पोर्ट होगा। तो जस्ट इसका अपोजिट है इस वाले का। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें थी, एक बार बुक में ही पढ़ोगे आराम से समझ में आ जाएगी, मक्खन थी। ठीक है, 1 घंटे 5 मिनट की वीडियो लगभग हो गई है, तो मुझे नहीं लगता इसमें ऐसी कोई चीज थी जो समझ में ना आए। यदि कोई नहीं आई तो आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं टेलीग्राम पे या कमेंट में आपको उसका आंसर दे दूंगा अच्छी सी भाषा में, अच्छे से लैंग्वेज में, जैसे तुम्हें समझ में आए। ठीक है, और ये लास्ट चैप्टर था आपका इकोनॉमिक्स का। आज हमने टोटल यूनिट 4 चारों करा दिए हैं, और खुद पे ही आज भरोसा, शाबाश आकाश। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कभी, या अगले सेमेस्टर में आप जुड़े रहें। मैं तो कहूँगा कि आप टेलीग्राम पे जुड़े रहें, आपको आगे भी अपडेट मिलते रहेंगे अगले सेमेस्टर के लिए, और बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो मिलते रहेंगे। और हमारी टीम से हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, सबकी सीजीपी एकदम फाड़ फूड़ आए, एकदम समझ रहे हो ना, खत्म वाली मतलब खत्म कर दो दूसरों को। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप सबसे मिलते हैं फिर कभी, मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े रहें और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, धन्यवाद। और हाँ, एक चीज और, शायद लेक्चर 3 है, नहीं लेक्चर 6 है, ISLM का लेक्चर 6, उसमें मैंने एक फॉर्मूला जो बताया, L = KY - HI, अभी जस्ट ध्यान आ गया, L = KY - HI, इसमें हमने बताया K होता है और H, इनको हमने दोनों को एक साथ रख लिया है, बल्कि K होता है तो जब K लार्ज होगा तो उसका जो कर्व बनेगा वो स्टीपर या वर्टिकल बनेगा। ठीक है, और जो H का बनेगा, ठीक है, ये H का जब H लार्ज होगा तो इसका हॉरिजॉन्टल बनेगा। ठीक है, ये एक छोटी सी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, किसी ने अनुजा ने हमें बताया था कि इसमें ये चीज़ देख लो एक बार, तो थैंक यू सो मच अनुजा। ठीक है, तो ये चीज़ एक बार देख लेना, रिकंसिडर कर लेना, उसमें बुक वगैरह में देख लेना, ये थोड़ा सा मैंने दोनों को एक साथ कर दिया है बी को समझ के। ठीक है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक होती रहती है, हम भी इंसान हैं, तो हमें क्षमा करें। और बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर कभी, धन्यवाद।